हे गाइस, दिस इज़ करण वर्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है संविधान सभा के कामकाज की शैली। ये जो टॉपिक है आपका फर्स्ट चैप्टर से है, सेम यही टॉपिक है जो मैंने उठाया है और आज यही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो संविधान सभा होती है, जो संविधान सभा होती है वहाँ पर कुछ सदस्य क्या करते हैं, बैठकर संविधान बनाने का काम करते हैं। मतलब संविधान सभा में जो सदस्य बैठते हैं वो संविधान बनाने का कार्य करते हैं और जिस तरीके से जो कार्य पूरा किया जाता है संविधान बनाने का या हमारे भारत में किया गया, उसी को संविधान सभा की कामकाज की शैली कहा गया। शैली का मतलब होता है स्टाइल। इसका हिंदी का इंग्लिश करें तो इसको कहेंगे स्टाइल। क्या होता है? शैली होती है। हिंदी में शैली कहते हैं और इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। तो जो स्टाइल था कामकाज का संविधान सभा का, वो अभी हम देखने वाले हैं किस प्रकार का था। तो वहाँ पर जो ज़्यादातर जो काम होता था, जैसे कानूनों को, नियमों को, प्रावधानों को संविधान में लिखना, जोड़ना, तो उसके ऊपर वाद विवाद कर ही क्या करा जाता था, विचार विमर्श करने के बाद ही किसी प्रावधान कानून को संविधान में लिखा जाता था। तो इस प्रकार करते थे। अब जो सदस्य थे वो तो भैया अलग अलग समुदाय से अपने सदस्यों की नुमाइंदगी करने के लिए आए थे, है ना। तो यहाँ पर इन सदस्यों ने क्या करा, अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं किया, अपने समुदाय की नुमाइंदगी नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरे देश के हितों को ध्यान में रखकर संविधान बनाया। वो हमारे संविधान निर्माता जो थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उनकी एक बहुत अच्छी और सबसे बड़ी जो खासियत थी वो यही थी कि उन्होंने अपने समुदाय का नेतृत्व नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरे देश के हितों का नेतृत्व किया था। वो सिर्फ देश के हितों को, अपने समुदाय के हितों को देखकर कानून या प्रावधान नहीं बना रहे थे, काम कर रहे थे। वो पूरे देश के हितों को ध्यान में रखकर संविधान बना रहे थे। ठीक है, कोई भी अगर प्रावधान बनेगा, कुछ भी होगा, तो वो पूरे देश के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या करा, अपने समुदाय की नुमाइंदगी की, बट उन्होंने देश के हितों को सबसे पहले आपने आगे रखा। तब उन्होंने क्या करा, संविधान बनाया। ये जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी, किसी भी प्रावधान पर विचार विमर्श करना, अब ये जो प्रक्रिया थी ना संविधान निर्माण की, वो क्या थी कि किसी भी प्रावधान पर जो संविधान में लिखा जाएगा, जो ऐड किया जाएगा, उस पर क्या करना है, विचार विमर्श करना है खूब, ताकि उसकी जो किसी भी प्रावधान की गलत से गलत जो खामियां हैं वो बाहर आ सके और सही भी क्या हो सके, पक्ष पता लग सके। और सही गलत कब पता चलता है, किसी भी बात पर, किसी भी तथ्य पर हम जब वाद विवाद या विचार विमर्श करते हैं। संविधान के हर एक प्रावधान पर विचार विमर्श करने के बाद ही संविधान में शामिल किया गया। संविधान का हर एक प्रावधान, हर एक वो कानून जो संविधान में शामिल है, वो क्या कराया गया, उस पर वाद विवाद चर्चाएं होने के बाद ही उसको संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, अभी यहाँ देखें, इन्हीं प्रावधानों पर सदस्यों के बीच तर्क वितर्क हुए, जैसे भारत की शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत होनी चाहिए या फिर केंद्रीकृत। अब क्या इन्हीं चीज़ों को लेकर हमारी जो संविधान सभा थी उसमें क्या हुआ, बहस चलती थी, विचार विमर्श होते थे, खूब दबा कर बहस चलती थी, अपने विचार रखते थे, है ना, एक दूसरे के विचारों को काटते भी थे, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पर बहुत विचार विमर्श होती थी। जैसे कि अब मान लो भारत में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया जाए, विकेंद्रीकरण या फिर केंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत का मतलब होता है कि शासन का क्या होना चाहिए, एक हाथ से, जैसे ये शक्ति है तो शक्ति को अनेक हाथों में क्या करना चाहिए, निचले स्तर तक बांट देना चाहिए। केंद्रीकृत मतलब कि एक पावर है तो इसी के हाथ में क्या है, जैसे केंद्रीकृत है ना, तो जो शक्तियां हैं वो किसी एक केंद्र सरकार के पास हो गई। हमारे यहाँ पर क्या है, आप विकेंद्रीकरण को अपनाया गया था कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली हो, विकेंद्रीकृत या केंद्रीकृत। तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सरकार की शक्तियों का विभाजन होना। केंद्रीकृत का मतलब होता है कि शक्तियां किसी एक सरकार के हाथ में हो। तो हमारे यहाँ पे क्या था, विकेंद्रीकृत अपनाया गया। तभी तो हम देखते हैं राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, सबके पास शक्तियां हैं। तो ये तरीका अपनाया गया। तो इसी तरीके से एक और मुद्दा था कि भैया हम संसदीय व्यवस्था को अपनाएं या फिर अध्यात्मक व्यवस्था को भारत में, इसके ऊपर बहस हुई। न्यायपालिका की क्या शक्तियां होंगी, संपत्ति के अधिकार को संविधान का संरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जो संपत्ति का अधिकार है उसको संरक्षण देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो इन सब पर क्या होता है, ऐसी जो चीज़ें थी
जो बहुत ज़रूरी थी, उन पर वाद विवाद होते थे, विचार विमर्श होते थे, तब जाके इनको शामिल किया जाता था। संविधान सभा का एक सिर्फ ऐसा प्रावधान था जो बिना किसी वाद विवाद के क्या होता है संविधान में जोड़ा गया, वो था सार्वभौमिक मताधिकार। मतलब इसको सार्वभौमिक बेसिक मताधिकार भी कह सकते हैं। इसको क्या करा गया, बिना किसी विदाउट एनी डिस्कशन क्या होता है ये संविधान सभा, मतलब इसको क्या करा जाता है, संविधान में शामिल कर लिया जाता है। अभी हम देखेंगे कि इसका क्या होता है। देखो सार्वभौमिक मताधिकार का क्या मतलब क्या होता है। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा, आय के आधार पर बिना किसी भेदभाव के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। अब क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार वह अधिकार है जिसमें ना धर्म, न जाति, न शिक्षा, न आय, किसी भी आधार पर, आप अमीर हो, गरीब हो, काले हो, गोरे हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी जाति के हो, आपको वोट देने का अधिकार है। इसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये ऐसा सार्वभौमिक मताधिकार ऐसा प्रावधान था जिसके ऊपर विचार विमर्श करना और वाद विवाद करना संविधान सभा के सदस्यों ने जरूरी नहीं समझा। ठीक है, इसी तरीके से देखें, इस प्रकार संविधान सभा में काफ़ी लंबी बहसें हुई। और देख सकते हैं इसका संविधान सभा में काफ़ी लंबी बहसें हुई कि किन प्रावधानों को संविधान में जोड़ा जाए, किन प्रावधानों को नहीं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि आप यहाँ पर पूरा जो ये संविधान सभा है हमारी, जो फर्स्ट जो संविधान सभा होती है हमारी, वो है भारत की संविधान सभा। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या करते थे, सदस्य बैठते थे अपनी बारी बारी से, और फिर वो क्या करते थे, प्रावधान रखे जाते थे, वोट कराए जाते थे, मत कराए जाते थे, है ना, डिस्कशन चलता था। इधर भी देख सकते हो, ये भी फोटो वहीं की है संविधान सभा की। तो ये है हमारी संविधान सभा। तो ऐसे वहाँ पर जो सदस्य बैठकर संविधान बनाने का कार्य करते थे। ठीक है, अब आते हैं संविधान सभा की कार्यविधि। संविधान सभा का कार्यविधि देखो क्या था। पहले तो मैंने बताया कि संविधान सभा में किसी भी कानून प्रावधान को शामिल करने के लिए उस पर वाद विवाद करना, विचार विमर्श करना, तर्क वितर्क करना, एक दूसरे की बातों को काटना, सही चीज़ों को निकाल कर लाना, ये क्या था, संविधान सभा की खासियत थी। क्योंकि इसके बिना हम संविधान बना ही नहीं सकते थे। अगर हम वाद विवाद नहीं करते तो संविधान में कोई भी गलत चीज़ शामिल कर सकते थे, हमें पता ही नहीं चलता। वाद विवाद चर्चा से क्या हुआ, हमारे सामने वो चीज़ें निकल के आईं जो गलत भी थी और सही भी थी। तो इससे हमें क्या हुआ, हर एक पर्दाफाश हुआ, इसलिए हम एक अच्छा संविधान बना पाए। तो हम यहाँ पर आते हैं कि संविधान सभा का कार्य महत्वपूर्ण 8 कमेटियों के द्वारा किया गया। संविधान सभा की कार्यविधि की बात करते हैं तो संविधान सभा का जो कार्य था वो महत्वपूर्ण 8 कमेटियों के द्वारा किया जाता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और अंबेडकर के द्वारा क्या होता है, इन कमेटियों की क्या होती है, अध्यक्षता की जाती है। 8 कमेटी बहुत प्रमुख होती है। सलाहकार समिति, जिसमें संघ समिति है ना, संघ शक्ति समिति हो गई, प्रांतीय समिति हो गई। जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय संघ समिति के अध्यक्ष थे। सलाहकार समिति किसी और की थी, अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल के हाथ में थी। तो सारी समितियां क्या थी, अलग अलग चीज़ों को लेकर अपना काम कर रही थी। जैसे प्रारूप समिति की बात करें, ये समिति ऐसी थी जो पूरे संविधान की रचना और संरचना को तैयार किया था। ये अंबेडकर के नेतृत्व में, ये अध्यक्षता में चलाई गई थी। ये किसके अध्यक्षता में काम कर रही थी, ये अंबेडकर के अध्यक्षता में काम कर रही थी। कौन सी, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का काम यही था कि संविधान की रचना कैसी है, कैसे लिखना है, कैसे इसकी संरचना बनानी है, आर्टिकल कैसे होंगे, आर्टिकल को हम कैसे डालेंगे, अनुच्छेदों को कैसे रखेंगे, भाग को कैसे रखेंगे, ये सारा काम। तो 8 कमेटियां जो थी, ये कमेटियां ऐसी कमेटियां थी जिसके द्वारा संविधान का लगभग अधिकतर काम इन कमेटियों के द्वारा किया गया। इसमें कुछ सलाहकार कमेटी थी, जो सलाहकार समिति क्या कहते हैं, कमेटी इंग्लिश में कहते हैं और समिति हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो कमेटी थी, समितियां थी, वो क्या थी, वो सलाहकार समिति जैसे मैंने बताया, तो वो क्या करती थी, अपना सलाह, जैसे कि दूसरे देशों के संविधान पढ़े, है ना, दूसरे के संविधानों को प्रावधान उठाए और हमारे यहाँ पर उनको सजेस्ट किया, सलाह दी कि आप इन प्रावधानों को अपना सकते हो देश की परिस्थिति के अनुसार, ये प्रावधान सही रहेगा, ये प्रावधान सही रहेगा। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये चीज़ रहती थी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अंबेडकर थे, और जिसने पूरा संविधान का प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप मतलब पूरा रूप, किस तरीके का होगा, कैसा नहीं होगा, तो ये पूरा इन्होंने किया था।
जब ये सदस्य संविधान सभा में कार्य करते थे तो इनके बीच में अपने वैचारिक मतभेद हुआ करते थे। जब ये क्या करते थे, कार्य करते थे, तो इनके अपने वैचारिक मतभेद होते थे। अब यहाँ पर जो विधानसभा है ना, संविधान सभा लिखना, क्या लिखोगे, संविधान सभा। अगर आप नोट करो इसको नोट्स में, तो इसको संविधान लिखना है। संविधान में जो लोग कार्यरत थे, जब जो सदस्य क्या थे संविधान में कार्य करते थे, तो उनके बीच में अपने वैचारिक मतभेद भी होते थे, विचार पर आधारित। मतलब इनके बीच में अपने विचार नहीं मिलते थे एक दूसरे से। कोई किसी का पक्ष कुछ और होता था, कोई कुछ और पक्ष रखता था, कोई अपना अलग पक्ष रखता था, कोई अपना अलग रखता था। तो ये इनके विचार अपने अलग अलग होते थे। जैसे तुम देखो अंबेडकर और गांधी। बट अंबेडकर और गांधी तो संविधान सभा में नहीं थे, बट राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो गांधी और अंबेडकर के बीच में काफ़ी मतभेद थे विचार को लेकर। ऐसे तुम देखो सरदार पटेल और नेहरू, सरदार को लेकर और नेहरू के बीच में क्या था, सरदार पटेल को लेकर सरदार पटेल और नेहरू के बीच में क्या था, काफ़ी मतभेद थे, विचारिक मतभेद। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान सभा में कुछ ऐसे सदस्य थे, नेता थे, जिनके क्या थे, आपस में मतभेद होते थे, फिर भी उन्होंने एक साथ मिलकर अच्छा संविधान बनाया। मतभेद थे, विचारिक मतभेद थे, विचारों पर आधारित मतभेद थे, बट उन्होंने कभी भी किसी के काम में न ही रुकावट पैदा की, न ही अपने काम को रोका। वो निरंतर लगातार काम करते रहे और पूरे संविधान सभा को बनाने का काम, पूरे संविधान को बनाने का काम उन्होंने बखूबी किया। तो ये बहुत बड़ी खासियत थी किसकी, वहाँ के संविधान सभा के लोगों की, सदस्यों की। तो ये था हमारा। अभी मैं आपको एक 2 मिनट की वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा, ये मैंने YouTube पर एक सीरीज़ है वहाँ से उठाई है। मतलब पूरा हमारा संविधान सभा के 10 भाग मेरे ख्याल से उस पर उपस्थित हैं, मतलब आपको अवेलेबल है YouTube पर, तो आप देख सकते हो। तो उसमें से मैंने एक छोटी क्लिप ली है, मतलब 2 मिनट की, तो उसको मैं ऐड करता हूँ, इसमें दिखाता हूँ, तो जिससे आपको कुछ ना अंदाज़ा मिल जाएगा कि संविधान सभा में काम कैसे होता था। तो देखते हैं एक बार। In that case, we should have a provision that the person has to be informed of his deprivation of liberty within 24 hours of his detention. हाँ, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर सही कानूनी मदद और सुनवाई का हक हमें हर नागरिक को देना ही होगा, वरना कोई फर्क नहीं रहेगा आजाद और गुलाम भारत में। मुझे नहीं लगता हम में से किसी को भी इस प्रावधान से ऐतराज होना चाहिए। लोकमान्य ने तो बहुत पहले ही कह दिया था that स्वराज is my birthright and I shall have it. यूं एक एक करके बराबरी, आजादी, संस्कृति और शिक्षा, शोषण के विरुद्ध और संवैधानिक सुरक्षा के अधिकार हर नागरिक के अधिकारों में जुड़ते चले गए। क्या होना चाहिए के साथ ये भी तय किया गया कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। कई मुद्दों पर तो सब एकमत होते, तो कई विषयों पर वोट से फैसला होता और कई बार फैसला नहीं भी हो पाता। गुलामों से भी बदतर व्यवहार और अत्याचार हमारे गांव में हरिजनों और दूसरे गरीब लोगों पर होते हैं जब उनसे बेगार करवाया जाता है। बंधुआ मजदूरी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए हमारे भारत के खेत खलिहानों में। मुंशी जी, सिर्फ खेत खलिहानों में ही नहीं, न कारखानों में, न खानों खदानों में। गुलामी का नामो निशान मिटाना ही होगा हमें। और सबसे वाहियात बात है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खानों खदानों और खतरनाक कारखानों में काम करवाया जाता है। हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए हमारे संविधान में। I couldn't agree with Amrut Kaur ji more. Let me go further while on the topic of children. I propose that there should be no difference between legitimate and illegitimate children as far as laws of inheritance are concerned. पर इस तरह क्या हम शादी जैसी संस्था पर ही प्रश्न चिन्ह। तो अभी हमने देखा था कि संविधान सभा का एक अंग ये रिकॉर्ड किया गया है हमारे एक्टर के द्वारा। जो हमारे देश के एक्टर वगैरह हैं उन्होंने रूबरू जो संविधान सभा की एक्टिंग की और ये पूरे एपिसोड बनाए
संविधान सभा के कार्य पर, किस प्रकार वहाँ पर कार्य होता था। तो अभी हमने ये देखा कि वो चर्चा कर रहे थे इसमें कि 24 घंटे के अंदर किसी भी नागरिक को गिरफ्तारी के बाद क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए उसको अपने बारे में पूछने का कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया। दूसरा चर्चा हो रही थी कि बंधुआ मजदूरी को कैसे रोका जाए, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया जाए नागरिक को। तो इस प्रकार से क्या होती थी, वहाँ पर वाद विवाद बहसें होती थी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।